नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का विकास एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। यह आपका प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई कांस्टेबल के लिए 4th नंबर का है और इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और यूपीजी के और साथ साथ मैं आज करंट अफेयर को भी लेकर आया हूं। आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग इसको क्वेश्चन को करिए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सुचेता कृपलानी या इंदिरा गांधी? तो भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और कहाँ की थी? ये उत्तर प्रदेश की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है? तो भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत का कोकिला कहा जाता है किसे? सरोजनी नायडू को। ध्यान में आप लोग रखिएगा, भारत का कोकिला कहा गया है सरोजनी नायडू को। दूसरी बात याद रखिए आप लोग, प्रतिभा पाटिल क्या थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी भारत की? तो इंदिरा गांधी बनी थी। और सुचेता कृपलानी ये भारत उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो चारों ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो चारों आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? इंडस्ट्रियल सिटी की बात की जा रहा है जो सबसे बड़ा है यूपी में। कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद या लखनऊ? तो औद्योगिक नगर की बात की जाएगा तो कानपुर होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो कानपुर हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है किसे? कानपुर को। और ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर क्या, कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। किसके लिए? कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो इससे भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। कानपुर आपका चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भी है और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और आईटी सेक्टर की बात की जाए, यदि आईटी सेक्टर पूछा जाता तो नोएडा हो जाता। ठीक है, आईटी सेक्टर की बात किया जाए यूपी का सबसे बड़ा तो नोएडा हो जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? पोलियो, डेंगू, टीबी या कोविड? तो बताइए विषाणु से नहीं होता है कौन सा रोग? इसका आंसर करिए आप लोग। तो आपका इसमें हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो है आपका विषाणु रोग नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ललित गिरी, गुरु शिखर, चूनाभट्टी या कोई नहीं? बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो उत्तर प्रदेश में कोई पर्वत पहाड़ नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसा होगा यहाँ पर मैदानी राज्य अधिकतम है। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो इसका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? धन विधेयक कौन पेश करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? बताइए। आर्टिकल 110 के अंतर्गत, आर्टिकल 110 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेकर के वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में इसे पेश किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है और कहाँ पेश किया जाएगा? तो लोकसभा में पेश किया जाएगा। अभी आप लोग याद रखिएगा। और किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक को रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। धन विधेयक कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री। इसका आंसर सी हो जाएगा। और किसके पूर्व सहमति से? तो राष्ट्रपति के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? अर्थात नीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, मछली पालन, कपास, उर्वरक? बताइए ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह आपका मछली पालन से संबंधित है। और उर्वरक, उर्वरक को क्या? ये भूरी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन की बात की जाए तो, भूरी क्रांति की बात की जाए तो ये उर्वरक से संबंधित है। और दूध जो है आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति जो हो जाएगा दूध, और मछली पालन की बात की जाए तो ब्लू रेवोल्यूशन, और उर्वरक की बात की जाए तो भूरी क्रांति आप लोग करिएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? मंडल बताइए, 15, 16, 17 या 18। तो कितने मंडल है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मंडल की बात की जाएगी तो 18 मंडल है, और नगर निगम की बात की जाए तो 17 नगर निगम है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 18 मंडल और 17 नगर निगम है। ठीक है, याद रखिएगा, 18 मंडल होगा और 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में है वर्तमान समय में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 39 डी, आर्टिकल 41। बताइए, समान काम के लिए समान वेतन की बात कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की गई है? तो आर्टिकल 14 और 15 क्या है? ये समानता के अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 और 15 कहाँ आते हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 उसके बीच रखा गया है। यहाँ पे डीपीएसपी की बात की, जो समान काम के लिए समान वेतन की बात की गई है, तो कहाँ पर? डीपीएसपी के अंतर्गत। तो कहाँ से कहाँ तक आता है? तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 39 डी हो जाएगा। ठीक है, 39 डी में रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, थुम्बा, पोखरण या अहमदाबाद? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? थुम्बा। ठीक है, थुम्बा कहाँ? विक्रम साराभाई का प्रक्षेपण यान केंद्र है, जो क्या विक्रम साराभाई नाम याद रखिएगा, इसी का है, विक्रम साराभाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो थुम्बा, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ स्थित है? थुम्बा में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? यह आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं गलत नहीं करेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर होगा, सारस होगा, कोयल है या बाज होगा? भारत का पूछे तो आप लोग क्या करेंगे? मोर करेंगे। और जब उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी की बात की जाएगी तो आप लोग सारस करेंगे। और पशु पूछेगा तो क्या करेंगे? 12 सिंगा करेंगे। अभी आप लोग याद रखिए, क्या 12 सिंगा है आपका। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात की जाए तो 12 सिंगा करेंगे, और पक्षी की बात की जाए तो सारस करेंगे, और फूल की बात की जाए तो परास करेंगे। ठीक है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्या परास करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है? शिक्षा के अधिकार से कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा है? इसका आंसर करिए आप लोग। 73, 74 नंबर संविधान संशोधन, या 86वां, या 91 अमेंडमेंट? बताइए कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है? तो 73 कब हुआ था? 1992 में। और ये किससे और 74 नंबर भी कब हुआ था? 1992 में। 73 जो संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसमें 29 विषय आते हैं, ये भी ध्यान रखिए। और 74 नंबर संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से। और इसमें आपके 18 विषय को रखा गया, यह भी ध्यान रखिए आप लोग। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखा गया है शिक्षा के अधिकार को, ध्यान में रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, किसे? शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? नेशनल इनकम के अनुमान कौन लगाता है? आरबीआई, नीति आयोग, या सीएसओ, या एनएसओ, या वित्त मंत्रालय? तो देखिए, सीएसओ एनएसओ का मतलब क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात की जा रही है। या आरबीआई या नीति आयोग। तो आरबीआई का काम नहीं है, नीति आयोग का भी काम नहीं है, ये काम है सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में, यह भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 2015 में, यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या लोक अदालत? बताइए संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या, तो संविधान की व्याख्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करती है, सर्वोच्च न्यायालय। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ या मगरमच्छ? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसे कब अपनाया गया है? तो 2009 में। कब? 2009 में इसे घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय जीव। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, और कब? तो 2009 में किया गया। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना किससे संबंधित है? कृषि से, उद्योग से, हस्तशिल्प या शिक्षा? एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जा रही है। ये किस योजना से संबंधित है? ये हस्तशिल्प से संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी या गोदावरी? महानदी क्या है? ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा से निकलते हैं। और यहीं पे एक बांध है, उसका नाम याद रखिएगा, कौन? हीराकुंड बांध। क्या? हीराकुंड बांध। क्या? हीराकुंड बांध है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हीराकुंड बांध। और गंगा ब्रह्मपुत्र पर सब भारत का सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। महानदी कहाँ? उड़ीसा पर ही क्या है? हीराकुंड बांध भी है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर करिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में ककराल घाट नहीं होना चाहिए, इसे काट दीजिए आप लोग, इसे कर दीजिए करनाल। क्या? करनाल कर लीजिए। करनाल शहर की बात की जा रही है, करनाल शहर कर लीजिए आप लोग। तो उत्तर प्रदेश में करनाल शहर किस नदी पर स्थित है? यह आपके यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, यमुना नदी पर स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आयोग पुलिस सुधार से संबंधित है? कौन सा आयोग पुलिस सुधार से संबंधित है? मंडल आयोग, सरकारिया आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग या योजना आयोग? तो देखिए मंडल आयोग किससे है? ये ओबीसी आरक्षण की बात करता है। क्या? ओबीसी आरक्षण की बात करता है। कब आया था? तो 1978 में आया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस आयोग पुलिस सुधार से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन, सुकुमार सेन, जे.एम. लेंगदोह या बी.एस. रमा देवी? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। इनका भी नाम याद रखिएगा आप लोग। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। वर्तमान में आपके कौन है? ज्ञानेश कुमार। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। उन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह नगर माना जाता है? बताइए कौन सा स्थल बंदरगाह नगर माना जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लोथल। कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? यह गुजरात में स्थित है। इसे ही क्या कहा गया था? बंदरगाह नगर, पोर्ट टाउन के नाम से माना जाता है। किसे? लोथल को। ये कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ? कौन सी नदी के किनारे? तो भोगवा नदी। नदी पूछे तो आप लोग भोगवा नदी कर दीजिएगा। शहर पूछे तो गुजरात करिएगा आप लोग। ठीक है, शहर पूछे तो आप लोग गुजरात कर दीजिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है?
कलिंग युद्ध का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? इसका आंसर करिए। लघु शिलालेख 1, लघु शिलालेख 2, प्रमुख शिलालेख 13 या स्तंभ शिलालेख 7। तो बताइए कलिंग युद्ध का उल्लेख कौन से शिलालेख में मिलता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगती होगी तो क्लास को सब्सक्राइब भी किया करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। कमेंट करके हमें सुझाव किया करिए हम क्या सुधार करें। और बताइए दीन ए इलाही स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? दीन ए इलाही की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इस्लाम के प्रचार हेतु, राजनीतिक विरोध को दबाने हेतु, धार्मिक समन्वय स्थापित करने हेतु या कर व्यवस्था सुधारने हेतु? दीन ए इलाही किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो ये जान जाइए, यह स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अकबर के द्वारा की गई थी दीन ए इलाही की स्थापना। यह किसके लिए किया था? तो धार्मिक समन्वय को स्थापित करने हैं। तो ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से हम लोग करंट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर करिए। 2025 के भारत पाकिस्तान सीमा तनाव में भारत ने किस जल समझौते को निलंबित किया? बताइए 2025 के भारत पाकिस्तान सीमा तनाव में भारत ने किस जल समझौते को निलंबित किया? 1972 शिमला एग्रीमेंट, 1960 इंडस वाटर ट्रीटी या सार्क वाटर पैक्ट? ये दोनों तो अपने इंडिया में है ही नहीं, पहले तो गलत हो गया ऑप्शन। बचा क्या? शिमला समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी? तो यहाँ पर किस जल समझौते की बात हो रही है? तो ऑप्शन से समझ सकते हैं आप लोग, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को 2025 की तनाव की पृष्ठभूमि में निलंबित कर दिया है। ठीक है ना, क्या किया है भारत ने? जो सिंधु जल समझौता 1960 है, वर्तमान समय में क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी, याद रखिएगा आप लोग। सिंधु जल समझौता 1960। इसका आंसर करिए आप लोग। भारत आर्थिक रूप से किस देश को पछाड़कर 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? भारत आर्थिक रूप से किस देश को पछाड़कर 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान या फ्रांस? इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत ने जीडीपी के आधार पर जापान को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या? भारत ने जीडीपी के आधार पर जापान को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर करिए आप लोग। दिसंबर 2025 में डीआरडीओ ने किस मिसाइल प्रणाली के यूजर एवल्यूएशन ट्रायल्स का सफलतापूर्वक किए? बताइए। दिसंबर 2025 में डीआरडीओ ने किस मिसाइल की यूजर एवल्यूएशन ट्रायल्स सफलतापूर्वक किए? अग्नि 5 का, आकाश एनजी का, ब्रह्मोस का या पृथ्वी का? इसका आंसर बी हो जाएगा। किसका? आकाश एनजी का। तो यह किसके द्वारा किया गया था? डीआरडीओ ने आकाश एनजी, एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन। ठीक है, एनजी मतलब क्या हो गया? न्यू जनरेशन। तो डीआरडीओ ने आकाश एनजी सतह से वायु मिसाइल प्रणाली के परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। क्या? सतह से वायु मिसाइल प्रणाली के परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो नाम क्या है? आकाश एनजी, आकाश न्यू जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या महानदी? बताइए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। इसके अलावा बाकी सब नदी कहाँ गिरेंगी? बाकी सब नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका व्याख्या देख लीजिए। अरब सागर के में भारत की अधिकांश प्रमुख नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब लोग कहाँ गिरेंगी? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कैसे बहती हैं नदियां? पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये जो पश्चिम की ओर बहेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी, और जो पूर्व की ओर बहेंगी वह बंगाल की
खाड़ी में गिरेंगी। तो जो पश्चिम की ओर बहती हैं उसमें प्रमुख नदियां कौन है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी। ये नदियां कहाँ बहती हैं? तो ये पश्चिम की ओर बहती हैं और जा करके अरब सागर में गिरती हैं। ये सब कहाँ गिरेंगी? तो अरब सागर में गिरेंगी, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो पूर्व की ओर बहेंगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, जिसमें महत्वपूर्ण नदियां गंगा आ जाती है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, आप सब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जो पूर्व की ओर नदी बहेगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, जो पश्चिम की ओर नदी बहेगी वह अरब सागर में गिरेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहीं पर मेरा क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी के लिए लेकर आएंगे नए क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।